बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज हैं एंड सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन चॉइस। फर्स्ट है, ए बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लाइन विदाउट रोटेशन, कर्व पाथ। तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन कब कर रही होती है? जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो। सर्कल में मूव करे तो वो सर्कुलर मोशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर बाकी भी जो है वो इसके ऑप्शन नहीं है। दूसरा, द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रैंडम मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अक्रॉस मूव कर रहा होता है वो कौन सी मोशन कर रहा होता है? रोटेटरी मोशन कर रहा होता है। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पावर। वेक्टर क्वांटिटी यानी उसके लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है 4, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन along time axis, along distance axis, parallel to time axis, inclined to time axis। तो बेसिकली ये क्या आएगा? इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस आएगा। जी हम जो ग्राफ से रिलेटेड पूरा टॉपिक था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 है, straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object is moving with constant speed, at rest, moving with variable speed, in motion। तो इसका आंसर क्या होगा? मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कि जो टाइम एक्सिस के क्रॉस पैरेलल लाइन हमने ग्राफ में भी बताया था उस टॉपिक में, कि जो टाइम एक्सिस के क्रॉस पैरेलल लाइन होगी वो क्या कर रही होगी? मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड उसका आंसर होगा, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। 6, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जो कार का स्पीड टाइम ग्राफ है वो ये शो किया हुआ है। ये एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है। 10 और 15, वेलोसिटी 15 और यहाँ पे टाइम 10 तक है। ये इन्होंने ग्राफ शो किया। अब इसकी मदद से इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो हम डिस्टेंस हमने क्या करना है, हमने इसकी मदद से जो ग्राफ के अंडर एरिया है उसको हम फाइंड करेंगे। तो एरिया किसके इक्वल होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस टी है, हाइट वी है, हाफ टी वी 1/2.5 की इक्वल आ गया। टी टाइम 10, वेलोसिटी वी 15 की इक्वल है। तो इसको हम टोटल कैलकुलेट करें तो आंसर 75 आता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज 75 मीटर आएगा, ठीक है। वैसे भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस की इक्वल होता है। डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया तो वो जो आंसर आएगा वो 75 आएगा। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है? 75 मीटर है। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है? तो एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे दो ग्राफ्स में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और दो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्कवर किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी एक लाइन अगर आप देखें तो ये वेरिएबल है, ये जो है वो यूनिफॉर्म है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला इसका ये सी ऑप्शन होगा, ये बी सी टी। नेक्स्ट है, बाय डिवाइडिंग ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन, यानी कि वेलोसिटी पर जो है टाइम एक्सेलरेशन की इक्वल होगा। Next, a ball is thrown vertically upward. Its velocity at the highest point is, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल कुछ देर के लिए रुकती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी उस पॉइंट पे। 10, ए चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। चेंज इन पोजीशन किसकी इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। ये डिस्प्लेसमेंट का बेसिकली जनरल फार्मूला है। पोजीशन जहाँ पे भी चेंज होगी वो किसकी इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होता है। 11, a train is moving at a speed of 36 km per hour. Its speed expressed in meter per second is, तो 36 km per hour को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 36 किलो, किलो की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय पर आवर था तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 60 मिनट 60 सेकंड। तो इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। 36,000 डिवाइडेड बाय 3600 हो जाएगा। तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाता है। 10 मीटर पर सेकंड इसका ए ऑप्शन ठीक होगा।
12 है, a car starts from rest, it acquires a speed of 25 meter per second after 20 seconds. The distance moved by the car during the time is, हम इसको भी प्रॉपर सॉल्व करेंगे. A car starts from rest, जब रेस्ट पे स्टार्ट कर रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी. Acquires a speed of 25 मीटर पर सेकंड, ये क्या होगी, VF होगी. VF इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड. आफ्टर 20 सेकंड टाइम कितना आ गया, 20 सेकंड आ गया. तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे पहले पुट करेंगे. एक्सेलरेशन इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई टी. VF माइनस VI 20 माइनस 0, ये 20 डिवाइडेड बाई टाइम 20 आ गया, 1.25 आ जाता है. अब हम क्या करेंगे, जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.25, S एज इट इज आ गया, ये हमने फाइंड करना है. VF की वैल्यू 25 स्क्वायर माइनस VI 0 स्क्वायर, 2.5 S इक्वल टू 625, S इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाई 2.5, तो ये आंसर आ गया 250. तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन 250 मीटर ठीक होगा. अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. ये अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसकी वीडियो आप देख सकते हैं. तो यहाँ पे इसका आंसर जस्ट शॉर्ट बता रहा हूँ. बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. जब कोई भी बॉडी एक लाइन के क्रॉस मूव करे विदाउट एनी रोटेशन तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन की 3 कैटेगरीज हैं. लीनियर मोशन है सबसे पहली, ऑब्जेक्ट फ्लाइंग स्ट्रेट इन एन एयर. ऑब्जेक्ट फ्लाई स्ट्रेट इन द एयर, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा हो स्ट्रेट एयर में तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो लीनियर मोशन है. जैसे कि एरोप्लेन मूव कर रहा हो स्ट्रेट लाइन में. सर्कुलर मोशन, टॉय ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, जो टॉय ट्रेन होती है वो अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे. रैंडम मोशन, इर्रेगुलर मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की मोशन इर्रेगुलर मोशन होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रैंडम मोशन का नाम देते हैं. 2.3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, रेस्ट एंड मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, लीनियर एंड रैंडम मोशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन के अक्रॉस सबसे पहले उनकी डेफिनेशन है. रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. कि कोई भी बॉडी उस वक्त रेस्ट में होगी जब वो अपनी आसपास के चीज़ों के लिहाज से, अपने सराउंडिंग्स के लिहाज से पोजीशन चेंज ना कर रही हो. इसकी एग्जांपल क्या है, पैसेंजर सिटिंग इन द बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स एंड ऑब्जेक्ट्स. तो वो जो पैसेंजर है बस के अंदर बैठा हुआ है वो अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो क्या होगा, मतलब उस बस के अंदर मौजूद पैसेंजर्स और उस बस के अंदर मौजूद चीज़ों के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो रेस्ट पे है. और मोशन क्या होती है, इफ ए बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन मोशन. कि कोई भी बॉडी जब चेंज कर रही हो अपनी पोजीशन को अपने आसपास के सराउंडिंग्स के लिहाज से, अपने आसपास की चीज़ों के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं. इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर वही बस मूव कर रही है और उस बस के बाहर एक बंदा खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, उस आदमी के लिहाज से वो बस मोशन में है, उस बस में मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स मोशन में है, उस बस में मौजूद तमाम पैसेंजर्स उस आदमी के लिहाज से मोशन में है. सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के दरमियान क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन क्या होगी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो जो उसकी मोशन होगी उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे. इसकी एग्जांपल क्या है, टॉय ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे एक टॉय ट्रेन मूव कर रही है. रोटेटरी मोशन, द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. तो स्पिनिंग मोशन होती है किसी भी बॉडी की उसके एक्सिस के क्रॉस, उसको हम क्या नाम देते हैं, रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं. एग्जांपल क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि सन के अक्रॉस जो अर्थ की मोशन है उसको हम रोटेटरी मोशन का नाम देते हैं. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अक्रॉस डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. लेंथ 2 पॉइंट्स के दरमियान, वो लेंथ कोई भी हो सकती है, कोई भी पाथ हो सकता है, उसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. उन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके लिए हमें
डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है। स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस है। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो स्पीड की डेफिनेशन लिखी है, सीधा वेलोसिटी की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर आप स्पीड को इसी फॉर्मेट में लिखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्पीड आ जाएगा। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। उसके बाद लीनियर मोशन और रैंडम मोशन में डिफरेंस है। लीनियर मोशन की डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। और इरेगुलर मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम रैंडम मोशन का नाम देते हैं। लीनियर मोशन की एग्जांपल क्या है? ऑब्जेक्ट फ्लाइंग स्ट्रेट इन द एयर। एरोप्लेन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। रैंडम मोशन इरेगुलर मोशन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी मोशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होती, वो किसी भी टाइम किसी भी डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, तो उस मोशन को रैंडम मोशन का नाम देंगे। उसके बाद स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस है। दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय देयर मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स। वो क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जाता है उनके मैग्नीट्यूड से, उनको हम क्या नाम देते हैं? स्केलर्स का नाम देते हैं। जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड और वर्क है, तो ये क्या है? स्केलर्स हैं। और वेक्टर्स कौन से होते हैं? दोज क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। यानी कि स्केलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो वेक्टर्स की एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इनके लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। इस वजह से ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। स्पीड की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया जाए उसको हम क्या नाम देंगे? स्पीड का नाम देंगे। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको प्रॉपर डिटेल में पहले डिस्कस किया जा चुका है। इसी तरह एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फिफ्थ है, कैन अ बॉडी मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन। एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन होगा या नहीं? इफ ए बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड एंड इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है और वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रही, देन इट हैज नो एक्सेलरेशन, तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। इफ इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, देन इट हैज एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन होगा। और किस डायरेक्शन में होगा? एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ होगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। यानी कि जहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वहाँ पे डेफिनेटली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मौजूद होता है। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी कर्व से गुजरेगा तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन भी मौजूद होगा। तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। और जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव करते हुए डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है, हाउ डू राइडर्स इन a Ferris wheel possesses translating motion but not rotating motion। Ferris wheel में जो पैसेंजर्स होते हैं, जो पर्सन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेटिंग मोशन कर रहे हैं, लेकिन रोटेटरी मोशन नहीं कर रहे। क्यों? हालांकि हमें तो ऐसा लगता है कि वो रोटेट कर रहे हैं, सो मूव कर रहे होते हैं सर्कल में। तो राइडर्स इन ए Ferris wheel possesses translatory motion because their motion is in circle without rotation। वो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन में मूव कर रहे हैं, लाइन कर्व्ड पाथ में मूव कर रहे हैं विदाउट रोटेशन। एक सर्कल में मूव कर रहे हैं विदाउट रोटेशन। तो जब विदाउट रोटेशन है तो डेफिनेटली वो रोटेटरी मोशन नहीं होगी। हाँ, उनकी मोशन सर्कुलर मोशन जरूर है कि वो सर्कल में भी मूव कर रहे हैं, सो दे डोंट हैव रोटेटरी मोशन, तो उसमें रोटेटरी मोशन इन्वॉल्व नहीं है। 2.7 sketch a distance time graph for a body starting from rest। How will you determine the speed of the body from the graph। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ करना है जिसमें बॉडी क्या करे? रेस्ट से स्टार्ट करे, और इस ग्राफ के जरिए से हम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे वो देखनी है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स
स्लोप ऑफ लाइन ए बी, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट पे हम देखते हैं, ये पॉइंट हमने लिया है, डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 0 से लेकर 10। इस तरफ कितना मूव हुआ है 20 और इस तरफ कितना मूव हुआ है 10। तो डिस्टेंस हमारे पास 20 पुट किया और टाइम 10 पुट किया, इसको डिवाइड किया तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड आ जाती है। इस ग्राफ की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। तो इस तरह से हम स्लोप के ज़रिए से हम क्या कर लेते हैं, स्पीड फाइंड कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। 2.8 व्हाट वुड बी द शेप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड। शेप क्या होगी एक ऐसे ग्राफ की, स्पीड टाइम ग्राफ की, जिसमें वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा हो। तो if a body is moving with variable speed then its distance time graph will not a straight line, तो उसमें वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। आप देखें जहाँ पे कर्व लाइन है स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो इसमें जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म स्पीड होती या कांस्टेंट स्पीड होती, लेकिन क्या है कि यहाँ पे नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व पाथ है, तो ये क्या है वेरिएबल स्पीड की निशानी है। 2.9 Which of the following can be obtained from speed time graph of a body। इनमें से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से। तो स्पीड टाइम ग्राफ से हम इनिशियल स्पीड फाइंड कर सकते हैं, फाइनल स्पीड फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम t फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ मोशन हम फाइंड नहीं कर सकते। स्पीड टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन हम फाइंड नहीं कर सकते। 2.10 हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर क्वांटिटीज को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। द लाइन ए बी विद एन एरो हेड बी रिप्रेजेंट्स वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी। कि ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन सेगमेंट ए बी से, उस लाइन पे जिस डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करेंगे उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा वेक्टर की डायरेक्शन भी शो करेगा। अब जहाँ पे आप देखें तो ये वेक्टर ड्रॉ किया है, लाइन ए बी है और बी के क्रॉस एक एरो हेड ड्रॉ किया है, तो ये क्या कर रहा है बी वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है ए से बी की तरफ। तो इस तरह एक वेक्टर को ग्राफिकली शो किया जाता है। नेक्स्ट है 2.11 व्हाई वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर्स। वेक्टर क्वांटिटीज को हम स्केलर्स की तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। स्केलर्स के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इस वजह से हम उनको जनरल कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स के थ्रू। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, तो उनको हम सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए हेड टू टेल रूल है। वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक स्केलर क्वांटिटीज़ बिकॉज वेक्टर्स हैव ए डेफिनेट डायरेक्शन, सो वी कैन ऐड वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के ज़रिए से उनको ऐड किया जा सकता है। 2.12 है हाउ आर वेक्टर क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट टू अस इन आवर डेली लाइफ। वेक्टर क्वांटिटीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे हैं डेली लाइफ में। तो क्या है कि वेक्टर क्वांटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ बिकॉज इफ मोर देन वन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन वी कैन इजीली फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल दीज फोर्सेज। मतलब एक से ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेज अप्लाई हो रही हो तो हम उन फोर्सेज की मदद से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इन तमाम फोर्सेज की मौजूदगी में किस डायरेक्शन में मूव करेगा। दूसरा, if resultant force is given then we can find the rectangular components of that force। अगर resultant force given हो तो हम find कर सकते हैं rectangular components उस force के। with the help of vector we can determine the position of a point or place। वेक्टर की मदद से हम क्या कर सकते हैं पोजीशन किसी भी पॉइंट या प्लेस की हम बता सकते हैं। with the help of vector the pilots detect their destination। पायलट्स किस जगह में मौजूद हैं, उनकी लोकेशन क्या है, एरोप्लेन किस टाइम पे किस पॉइंट पे मौजूद है, उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है, ये सब कुछ हम वेक्टर्स की मदद से ही बताने के काबिल हैं। चैप्टर 2 में आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो 3 फेमस इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो here we discuss the 3 equations of motion। कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf इक्वल टू Vi प्लस AT के इक्वल है। और दूसरी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम S इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर के नाम से जानते हैं। और तीसरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। जहाँ पे एक बात आपको बताता चलूँ कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी कहते हैं।
कभी कभी स्टेटमेंट चेंज करके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या है, तो वो बेसिकली क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ऐसा क्यों है कि इसे डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं? तो अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो कहीं पे भी डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, इस वजह से इसको डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। और ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम टाइम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में कहीं भी टाइम इन्वॉल्व नहीं है। इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं था तो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इक्वेशन, और इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं है तो इसको टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में तमाम क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो हम सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, अब उसके बारे में जानते हैं। तो कंसिडर ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ये सारा आपने रीड कर लेना, मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ क्या है क्या इसमें। कि हम कंसिडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियली स्पीड वी आई के साथ मूव कर रहा है, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। और कुछ टाइम टी के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो वी आई से कितनी हो जाती है, वी एफ हो जाती है। यानी कि ऑब्जेक्ट उसने क्या था, वो कि इस पॉइंट पे था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी, कुछ टाइम टी गुजरने के बाद क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसने मूव किया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी एफ हो गई। जो मोशन ऑफ द बॉडी है स्पीड टाइम ग्राफ से, अब इसको स्पीड टाइम ग्राफ क्यों कहा गया है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है और वाई एक्सिस पे स्पीड ली गई है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, और जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है वो इस ग्राफ के अंदर होगी। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कवर करना हो तो उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है उसको हम फाइंड कर लें तो वो टोटल डिस्टेंस आ जाता है। अब इस ग्राफ को आपने ड्रॉ कैसे करना है, थोड़ी सी हिंट आपको यहाँ से दे देता हूँ। सबसे पहले आपने ये एक्स एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करनी है, इसके क्रॉस टाइम टी लिख देना है, और उसके बाद वाई एक्सिस वाली लाइन ड्रॉ करनी है, इसके क्रॉस वेलोसिटी लिख देना है। अच्छा, ये हमारे पास ओरिजिन आ गया। उसके बाद आपने ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक, और इन डॉटेड लाइन को दो हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एक ये नीचे वाली रेक्टेंगल आ गई और ऊपर वाली रेक्टेंगल आ गई है। इस साइड पे वेलोसिटी है, जो फर्स्ट पॉइंट आया उसको वी आई का नाम दे दिया, और जो सेकंड है उसको वी एफ का नाम दे दिया। और इस साइड पे ऑलरेडी टाइम मौजूद है। ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है, आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे मूव करना है और इस तरफ आना है। ओ ओरिजिन ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ओ ए बी सी डी। और अब ये जो दरम्यान में चीज़ें लिखी हैं ये क्या हैं, तो हम इसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसने वी आई से वी एफ तक गया है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव किया। तो इस वजह से ये जो स्लोप है इसको हम एक्सेलरेशन ए का नाम देंगे। ये एरिया कैसे आया, अगर आप रेक्टेंगल का फार्मूला देखें तो रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। एरिया इक्वल टू वी आई इंटू टी, ये हमारे पास विड्थ आ गई और ये लेंथ आ गई, ठीक है, ये विड्थ आ गई और ये लेंथ आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। और ये जो हमारे पास बन रहा है ए बी सी ट्राइंगल है, इसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस इसकी क्या है, ए से सी तक, ये ए से सी तक डिस्टेंस टाइम टी के इक्वल है, तो इस वजह से टी लिख दिया, और हाइट यहाँ से यहाँ तक ये ए टी के इक्वल होगी, गेन इन स्पीड इक्वल टू ए टी। तो इस तरह करके ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। अब हम यही ग्राफ, आपने यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि यही ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, यही ग्राफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, और यही ग्राफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज होगा। तो आपने इस ग्राफ की बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये याद रहे। तो अभी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है ये हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी देता है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू ए, ए यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन है, तो ए किसकी इक्वल आएगा, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। ये लाइन बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो वेलोसिटी किस तरफ है और टाइम किस तरफ है। वेलोसिटी वर्टिकल लाइन है और टाइम हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम।
तो वर्टिकली वेलोसिटी यहाँ से लेकर जहाँ तक का डिस्टेंस वी एफ, अब बी सी, ये यहाँ से यहाँ तक बी सी, और हॉरिजेंटली क्या है, टाइम है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ओवर टाइम है, तो ये क्या आ गया ए सी, इस वजह से ये बी सी डिवाइडेड बाई ए सी आ जाता है। मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी किस तरफ है, वर्टिकल एक्सिस के अक्रॉस है, तो वर्टिकल लाइन क्या है, बी सी की इक्वल है, इस वजह से यहाँ पे बी सी लिखा है। और टाइम किसके अक्रॉस होता है, हॉरिजेंटल है, तो टाइम ए सी है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी आ गया। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो ये बी सी लाइन किसकी इक्वल है, अगर जहाँ से लेकर जहाँ तक ये जो लाइन है कंप्लीट, इस लाइन में से हम ये वाली लाइन माइनस कर दें, इस लाइन में से ये वाली लाइन माइनस कर दें, तो बाकी क्या बचती है, बी सी बचती है जो ऊपर थी। तो हम क्या करेंगे, बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी, ये ए सी जो लाइन थी वो ओ डी की इक्वल है, यानी कि बी सी की जगह पे हमने बी डी माइनस सी डी लिख दिया और ए सी की जगह पे ओ डी पुट कर दिया है। बी डी इक्वल टू वी एफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वी एफ की इक्वल है, सी डी इक्वल टू वी आई, सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वी आई, और ओ डी बेसिकली टाइम की इक्वल है। तो ये हम इसमें पुट कर देते हैं, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी आ जाता है, तो टी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, ए टी इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, तो ये वी आई उधर जाकर ऐड होगा, इस तरफ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ऐड होगा, वी आई प्लस ए टी इक्वल टू वी एफ हो जाता है। हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई है। उसके बाद जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसको प्रूव करते हैं, तो द टोटल डिस्टेंस एस ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू टोटल एरिया ओ ए बी डी अंडर द ग्राफ, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है जो बॉडी ट्रेवल करेगी वो किसकी इक्वल होगा, वो इस एरिया के, इस जो ग्राफ शेडेड एरिया में हमें शो किया गया है उसके एरिया, उस टोटल एरिया के इक्वल होगा वो डिस्टेंस। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं, टोटल डिस्टेंस किसकी इक्वल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये शेडेड एरिया है, ये हमने एरिया फाइंड करना है, ये शेडेड एरिया, ये एरिया हमने फाइंड करना है, तब हमारे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे, और इन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस एस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, विड्थ इनटू लेंथ, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी फाइंड करते हैं, तो विड्थ इनटू लेंथ, विड्थ क्या है ओ ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओ डी, तो ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए किसकी इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ वी आई की इक्वल है, ये पुट कर दिया ओ ए की जगह पे, और ओ डी लेंथ किसकी इक्वल है, टाइम की इक्वल है, टी की इक्वल है, तो ओ डी की जगह पे हमने टी पुट कर दिया, ये किसकी इक्वल आ जाता है, वी आई टी की इक्वल आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसकी इक्वल आया है, वी आई टी की इक्वल। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का जो फार्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट है। अब जो ट्राइंगल है वो हमारे पास ए बी सी है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ बेस क्या है ए सी की इक्वल है, और हाइट क्या है बी सी की इक्वल है, ए सी इंटू बी सी। अच्छा ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1/2 ए सी क्या चीज़ है, टाइम की इक्वल है, टी की इक्वल है, एक सी की जगह पे टी पुट कर दिया, इनटू बी सी, ये किसकी इक्वल है, ए टी की इक्वल है, गेन इन स्पीड इक्वल टू ए टी, तो हाफ टी इंटू ए टी, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ए टी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा अब इन दोनों जो एरियाज हमने फाइंड कर लिए हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी हमारे पास क्या था, वी आई टी यहाँ पे पुट किया इसमें,
और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ ए टी स्क्वायर, वो इसकी जगह पे ये पुट किया तो ये हमारे पास प्रूव हो गया एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। The total distance as traveled by the body is equal to the total area OABD under the graph। जिस तरह हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बॉडी वो किसके इक्वल होगा, इस शेडेड एरिया OABD के इक्वल होगा। तो यहाँ पे वही लाइन हमने लिखी है, तो टोटल एरिया OABD S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये बेसिकली हमारे पास क्या बन रही है, ट्रापेजियम बन रही है। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया ट्रापेजियम फाइंड करने का सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। पैरेलल साइड्स क्या हैं, ये OA और ये BD, और हाइट इन दोनों के दरमियान कितनी है, OD या AC की इक्वल है। तो अब हम इसको देखते हैं, S इक्वल टू डिस्टेंस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ये OA और BD, OA प्लस BD इंटू जो हाइट है दोनों के दरमियान वो OD की इक्वल है, तो ये OD आ गया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स OA प्लस BD और हाइट OD की इक्वल है। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2s इक्वल टू OA प्लस BD इंटू OD आ जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे BC डिवाइडेड बाय OD को, BC डिवाइडेड बाय OD। ये BC डिवाइडेड बाय OD किसकी इक्वल था, एक्सेलरेशन की इक्वल था। ये वेलोसिटी और ये टाइम, BC y एक्सिस पे वेलोसिटी है और OD x एक्सिस पे टाइम है, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन की इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना है, दोनों साइड्स पे एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना है, BC डिवाइडेड बाय OD से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 2s इंटू BC डिवाइडेड बाय OD इंटू OA प्लस BD इंटू OD मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD। ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2s इंटू BC डिवाइडेड बाय OD इक्वल टू ये OA प्लस BD एज इट इज आ गया, OD से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ BC रह जाएगा। पुटिंग दी वैल्यूज, इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं। BC ओवर OD एक्सेलरेशन की इक्वल है, ये आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा भी था कि ये वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। दूसरा OA किसकी इक्वल है, O से लेकर A तक जो डिस्टेंस है वो VI की इक्वल है, OA VI लिख दिया। और BD, ये BD डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये VF की इक्वल है, तो ये लिख दिया। OA की जगह पे VI आ गया, PD की जगह पे VF आ गया, इंटू BC डिस्टेंस किसकी इक्वल है, ये BC है, BC। अगर हम इस लाइन में से BD में से CD माइनस कर दें तो बाकी क्या बचता है, BC बचता है। BD में से CD माइनस करें, यानी कि BD क्या है, VF है, और CD क्या है, VI है। VF में से VI माइनस करें तो ये बचता है, तो ये हमने VF माइनस VI लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसके बाद एक और स्टेप भी लिख सकते हैं कि BC की जगह पे आप क्या लिख देंगे, BD माइनस CD, और फिर उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2as इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर आ जाता है। ये हमारे पास क्या आ जाती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को प्रूव किया है। नेक्स्ट 2.14 है, sketch a velocity time graph for the motion of the body. From the graph explaining each step, calculate total distance covered by the body. हमने velocity time graph motion of the body के लिए बताना है। From the graph explaining each step, calculate total distance covered by the body. Total distance कैसे कवर करता है बॉडी वो भी बताना है। जो हमारे पास ग्राफ मौजूद है जिसमें एक ऑब्जेक्ट A से B पॉइंट तक या फिर B से C तक फिर C से D तक, तो इस ग्राफ का हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बताना है। तो ग्राफ का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लेंगे। एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं हम, तो इफ द मोशन ऑफ is uniform then the area can be calculated using appropriate formula for geometrical shapes represented by the graph। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की मोशन यूनिफॉर्म हो तो हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप के लिए फार्मूला एक ट्रापेजियम वाला वो यूज करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट शोन इन ग्राफ कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला टोटल डिस्टेंस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फार्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली फार्मूला आया कहाँ से, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ ट्राइपेजियम ABCD। तो वही ट्राइपेजियम का फार्मूला है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। टोटल डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हैं, ये एक पैरेलल साइड है ये, और ये आपस में दो पैरेलल साइड्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6 ये लिख दिया, प्लस ये डिस्टेंस BC कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये 1 2 3 5 - 2 3, तो 6 + 3 इंटू हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, तो ये कितना है 15, ये 15 आ गया 1/2, 6 + 3 9 इंटू 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 135 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 67.5 मीटर आ जाता है। तो इस ग्राफ की मदद से जो डिस्टेंस आया वो कितना है 67.5 मीटर है। तो इस तरह हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से डिस्टेंस फाइंड कर। मज़ीद वीडियो लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।